अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम ग्रामर की बुक रेंटर मार्टिन का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जो कि है नाउन केस। और इस चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर नाउन कहाँ कहाँ पे देखा जा सकता है और इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे हो सकती है। तो आमतौर पे जो हम सेंटेंस की फॉर्मेशन देखते हैं वो कुछ इस तरह से होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मोस्टली हम इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो अब क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, वो हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। आई रिपीट वन अगेन, किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और दूसरी बात याद रखने की ये है कि प्रपोजिशन अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट रखती है। तो जब भी प्रपोजिशन यूज़ होगी इसके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट जैसा कि अभी हमने देखा कि हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा जो कि नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और चूँकि इस चैप्टर के अंदर हम नाउन पे फोकस कर रहे हैं, नाउन की पोजीशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम क्लियरली तौर पे कह सकेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। और दूसरा, हम नाउन कहाँ पे देख सकते हैं, प्रपोजिशन के बाद। तो चलिए अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि हमें आसानी से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, सो लेट्स दिस एग्जांपल, जॉन थ्रू अ स्टोन। अब जॉन हमारा सब्जेक्ट है और अ स्टोन हमारा ऑब्जेक्ट है, और दोनों ही हम जानते हैं सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, या तो वो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो जैसा कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि दोनों ही हमारे नाउन हैं। और ऐसी सूरत में वो नाउन जो हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आया है, सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है, तो हम उसे कहेंगे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। और वो नाउन जिस तरह से अ स्टोन है जो कि ऑब्जेक्टिव पोजीशन पे आया हुआ है, तो हम इसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस। तो सब्जेक्टिव केस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर हम क्वेश्चन पूछें हु थ्रू अ स्टोन, तो हमारा सब्जेक्ट आएगा जॉन। तो ये हमारा जो से है जॉन हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो अगर हम ये क्वेश्चन पूछें व्हाट डिड जॉन थ्रू, तो आएगा अ स्टोन, यानी ऐसी सूरत में हमारा जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव केस को समझ सकते हैं। तो वो नाउन या प्रोनाउन जो कि सब्जेक्टिव पोजीशन पे आता है, हम उसे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। और वो नाउन या प्रोनाउन जो कि एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, हम उसे ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस कहते हैं। और वो नाउन या प्रोनाउन जो हमारा एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, हम उसे एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और इसे एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, द हॉर्स किक्ड द बॉय। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि द हॉर्स हमारा सब्जेक्ट है, द बॉय हमारा ऑब्जेक्ट है। और जानते हैं हम कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हों और वो हमेशा नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। और इस एग्जांपल के अंदर दोनों ही हमारे नाउन हैं। और वो नाउन जो कि हमारा सब्जेक्टिव पोजीशन पे यूज़ हुआ है, जिस तरह से दी हॉर्स है, वो हमारा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है। और वो नाउन जो कि एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, जिस तरह से द बॉय है, वो हमारा नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस जिसे कहते हैं वो है। आई होप सो कि आपको इस पॉइंट की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और दूसरा पॉइंट याद रखने का ये है कि प्रपोजिशन अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट रखती है। यानी जब भी हम कोई प्रपोजिशन यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो भी हम वर्ड यूज़ होगा वो ऑब्वियसली नाउन होगा। तो नाउन एक सेंटेंस में कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है? या तो वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, या वो किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, या वो किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, या वो प्रपोजिशन के बाद यूज़ होगा। तो क्योंकि वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्टिव केस से यूज़ हुआ है, तो हम उसे एक्यूसेटिव केस भी कह सकते हैं, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी से हम कह सकते हैं। जिस तरह से हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं, द बुक इज ऑन द डेस्क। ऑन हम जानते हैं कि जिस तरह से प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट रखती है। और हम ये भी जानते हैं सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। तो और चूंकि ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट केस के अंदर जो भी नाउन यूज होगा, हम उसे ऑब्जेक्टिव कहेंगे या एक्यूसेटिव केस कहेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट जो सा है या नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नाउन जो सा है वो अपनी फॉर्म को कभी भी चेंज नहीं करता, जिस तरह से प्रोनाउन चेंज कर सकता है। तो नाउन हमेशा चाहे वो सब्जेक्टिव पोजीशन पे आएगा या ऑब्जेक्टिव पोजीशन पे आएगा, दोनों सूरतों में अपनी फॉर्म को एक जैसा ही रखेगा। जिस तरह से है
अली ब्रोक द विंडो। अब यहाँ पे अगर हम विंडो के वर्ड को देखते हैं तो विंडो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है यानी ऑब्जेक्टिव केस में। और नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखते हैं द विंडो वॉज ब्रोकन। अब और यहाँ पे जो विंडो का वर्ड है इज़ यूज एज एन सब्जेक्ट। और चाहे अब देखें दोनों सूरतों में हमारा जो विंडो का वर्ड है वो विंडो ही रहा, चेंज नहीं हुआ। यानी जो हमारा नाउन है वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेगा, लेकिन जो हमारा प्रोनाउन होता है ना वो हमेशा अपनी फॉर्म को चेंज करता है। जिस तरह से अगर मैं सेंटेंस बोलती हूँ आई गेव अ बुक टू हिम, हम और यहाँ पे हमने मेल के लिए हिम का वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, हिम का प्रोनाउन यूज़ किया है। और अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलती हूँ ही गेव अ बुक टू मी, अब यहाँ पे ही का जो वर्ड है हमने वो प्रोनाउन यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो नाउन की फॉर्म है वो तब्दील हो चुकी है, क्योंकि जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सूरतों में अपनी फॉर्म को तब्दील करता है, जबकि नाउन अपनी सेम पोजीशन रखता है, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस में हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट केस क्या है। जिस तरह से ये सेंटेंस है रामा गेव हैरी अ बॉल। अब इस सेंटेंस में अगर हम गौर करें तो इसमें दो हमारे ऑब्जेक्ट हैं। रामा जो से है वो हमारा सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, हैरी ऑब्जेक्ट है और अ बॉल ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो याद रखने की बात ये है कि ऑब्जेक्ट के बाद एक के अलावा कभी कभी दो ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो याद रखने की बात यह है कि अगर दो हमारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इस सेंटेंस के अंदर अ बॉल जो सा है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट हैरी है ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब ये सवाल आता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है। तो जो वर्ब का मीनिंग बताता है हम उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग बताएगा हम उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब यहाँ पे जिस तरह से हम देखते हैं कि वर्ब क्या है गेव, तो गेव यानी दिया, उसने क्या दिया, अ बॉल, एक बॉल दिया। वर्ब यानी गेव का जो मीनिंग दे रहा है वो बॉल दे रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अगर हम ये कहते हैं कि किसको दिया, यानी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि किसको दिया, तो रोहन को दिया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने देखा कि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। और अगर एक ऑब्जेक्ट आता है तो डैट्स मीन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और अगर दो आते हैं तो इनमें एक डायरेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम उसे कहेंगे जो डायरेक्टली वर्ब का मीनिंग देगा, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा हम उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इस एग्जांपल के अंदर देखें गेट मी अ टैक्सी, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और दूसरा अ टैक्सी, जबकि वर्ब गेट है। तो हमें गेट के बारे में क्या बता रहा है कि क्या लेके आओ, अ टैक्सी, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और टैक्सी किसके लिए लेके आनी है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमें क्या चीज़ बता रही है, तो मी यानी मेरे लिए, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो कि हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। टैक्सी किसके लिए लानी है, मेरे लिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है पॉजेसिव केस की। और पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस ना सिर्फ हमें पोजीशन बताता है, सम टाइम ये हमें ऑथरशिप को बताता है, ओरिजिन को बताता है, काइंड को बताता है। जिस तरह से अगर हम कहते हैं शेक्सपियर्स प्ले, तो इसका मतलब है कि वो प्ले जो शेक्सपियर ने लिखे हैं। मदर्स लव यानी वो लव जो मदर अपने बच्चों के लिए रखती है या मदर अपने अंदर रखती है। इसी तरह दी प्रेसिडेंट की दी हुई स्पीच, मिस्टर अलीस हाउस यानी मिस्टर अली का घर, उनकी जो मलकियत है। अली स्कूल यानी अली का वो स्कूल जहाँ पे वो जाता है, यानी स्कूल अब उसकी ख़ुद की मलकियत नहीं है बल्कि वो स्कूल जहाँ पे अली स्कूल डेली जाता है, जहाँ पे वो पढ़ रहा है। चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, और यहाँ पे ये पोजीशन दिखाई गई है कि वो ग्राउंड जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। तो हमने इस चैप्टर के अंदर देखा कि नाउन जो सा है कहाँ कहाँ पे सेंटेंस में पाया जाता है, या तो वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, और या फिर वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो जब भी ये सब्जेक्ट की जगह पे जब भी नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यूज़ होते हैं तो हम इसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और जब भी नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं
तो हम इसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि नाउन कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करता, चाहे वो सब्जेक्टिव पोजीशन पे हो चाहे ऑब्जेक्टिव पोजीशन पे हो। इसके अलावा हमने ये देखा कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक या कभी कभी दो ऑब्जेक्ट भी यूज़ किए जा सकते हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो कि हमें वर्ब के बारे में बताता है हम उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वो जो कि हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है हम उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसके अलावा हम नाउन से किसी भी चीज़ की पोजेसिवनेस को भी दिखा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी नाउन के प्लूरल फॉर्म के अंदर हम किस तरह से उसकी पोजेसिवनेस को शो करते हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि किसी भी नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके एंड में एस या ई एस हम ऐड करते हैं। जिस तरह से बॉय है तो हम इसका प्लूरल बनाएंगे बॉयज़। और अब मैं अगर इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा देती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हिस साउंड प्रोड्यूस करेगा। यानी जिस तरह से सांप जो से वो हिस की साउंड के साथ चलता है करके चलता है, तो इस तरह से इस वर्ड के वॉइसेस बुक, तो देखिए बहुत ज़्यादा जो से है वो हिस साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो इस साउंड को हम अवॉइड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वॉइस जो प्लूरल फॉर्म है उसके एंड में सिर्फ हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। तो किस तरह से होगा, बॉयज़ फिर कॉमा लगाया बुक्स, बॉयज़ बुक, गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेस टेल्स। तो इससे हमें पता लगा कि इस बॉयज़ बुक और इस बॉय बुक्स में दोनों में फ़र्क है। पहले का मतलब ये है कि किसी एक लड़के की किताब, जबकि दूसरे से मुराद ज़्यादा लड़कों की बुक। जब पहले सेंटेंस के अंदर बॉय सिंगुलर है यानी किसी एक लड़के की किताब है, जबकि दूसरे सेंटेंस के अंदर बॉयज़ ज़्यादा हैं, ज़्यादा लड़कों की बुक की बात की जा रही है। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्लूरल भी होते हैं जो कि अपने एंड में एस या ई एस नहीं रखते। तो ऑब्वियसली अगर उनके एंड में एस या ई एस नहीं है आएगा तो हम जो उनसे उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरह से तो बहुत ज़्यादा हिस साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं अगर मैन है तो हम इसके एंड में एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम कह सकते हैं मेंस क्लब। और इसी तरह है अगर चिल्ड्रन है तो मीन्स के ज़्यादा बच्चे हैं और हम उनके एंड में एस एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, चिल्ड्रंस बुक्स। तो सिंपली ये कि वो प्लूरल नाउन जो कि एस पे एंड होते हैं हम वहाँ पे सिर्फ एक कॉमा लगाएंगे और इसी से हम पोजेसिवनेस को शो करेंगे। और वो प्लूरल नाउन जो कि एस पे एंड नहीं होते हम उनके एंड में एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसकी पोजेसिवनेस को शो करेंगे। और समटाइम हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी एक फ्रेज़ की सूरत में या टाइटल की सूरत में हमें वो नाउन प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसी सूरत में जब हमें इसकी पोजेसिवनेस शो करनी होती है तो हम जो इसका लास्ट वर्ड होता है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के तो उसकी पोजेसिवनेस को शो करते हैं। जिस तरह से है द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, द किंग ऑफ भूटान। अब यहाँ पे अगर सिर्फ किंग होता तो हम किंग के साथ एपोस्ट्रोफी लगा के तो एस लगा देते, लेकिन यहाँ पे जो नाउन है वो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक फ्रेज़ है द किंग ऑफ भूटान। अब यहाँ तक एक पूरा नाउन है तो हम इसके एंड में एस लगा एपोस्ट्रोफी लगा के तो हम एस लगाएंगे द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर हम देखें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ तक एक पूरा नाउन है। तो अब हम जो इस नाउन का एंड वाला जो शब्द होगा, एंड वाला जो वर्ड होगा पाकिस्तान, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पीच। नेक्स्ट और अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं जिसमें नाउन एज एन अपोजिशन यूज़ हुआ है। अपोजिशन क्या है, जब दो नाउन साइड बाय साइड यूज़ होते हैं और एक नाउन दूसरे नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होता है, दूसरे नाउन के बारे में बता रहा होता है। तो अब हमें कन्फ्यूजन होती है कि हम एपोस्ट्रोफी लगाएं तो किस नाउन के साथ लगाएं, फर्स्ट नाउन के साथ या अपोजिशन के साथ। जिस तरह से अगर कहती हूँ सारास माई सिस्टर बुक और दूसरा सेंटेंस कहा जाए सारा माई सिस्टर्स बुक। अब फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि दो नाउन यूज हुए हैं, एक सारा और दूसरा माई सिस्टर। अब सारा जोन सी है वो नाउन है और जबकि दूसरा नाउन जोन से है वो सारा को डिस्क्राइब कर रहा है कि सारा कौन है, मेरी बहन है। तो ऐसी सूरत में हम सारा के साथ एस ना लगाते हुए सिस्टर के साथ लगाएंगे तो दूसरा सेंटेंस ठीक होगा, सारा फिर कॉमा लगाया माई सिस्टर्स और फिर एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे लगेगा और बुक आएगा, सारा माई सिस्टर्स बुक। तो जब भी नाउन अपोजिशन में आए तो अपोजिशन क्या होता है, अपोजिशन जब दो नाउन साइड बाय साइड यूज होते हैं और एक नाउन दूसरे नाउन को एक्सप्लेन करता है, तो ऐसी सूरत में हम इनकी पोजेसिवनेस दिखाने के लिए हमें जो लास्ट वर्ड होता है, जो लास्ट नाउन होता है, हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं जो कि अपोजिशन नाउन होता है हमारा। तो
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन पोजीशन की। तो कॉमन पोजीशन क्या होता है कि जब चीज़ एक होती है लेकिन जो इसके मालिक होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं। जिस तरह से लेट्स सपोज जिस तरह से आप एक घर में रहते हैं तो इस घर में आप भी उसके मालिक हैं और जो उनसे हैं आपके बहन भाई भी इसी घर में रहते हैं, वो भी इसकी पोजीशन रखते हैं और आपके पेरेंट्स भी इसी घर में रहते हैं। तो घर एक है लेकिन इसके मालिक कितने हो गए, 3-4 हो गए, यानी आप हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बहन भाई हो गए, लेकिन चीज़ क्या है, एक है। तो अगर इस तरह का सीन आए तो फिर हम कहाँ पे अपस्ट्रॉफी लगाएंगे, किस तरह से पॉजेसिवनेस को शो करेंगे। जिस तरह से हम इस एग्जांपल में देखते हैं, अली, असलम एंड सारास होम। अब यहाँ पे हमने एपस्ट्रोफी सारा के साथ लगाना है क्योंकि वो हमारा लास्ट नाउन है। तो लास्ट नाउन के साथ हमने लगाया। इस सेंटेंस का मतलब ये होगा कि इन तीनों का है, यानी इन तीनों बंदों का ये घर है। और इसी तरह से अगर सेंटेंस बोला जाए, करीम एंड सलीम्स बेकरी, करीम एंड सलीम्स बेकरी, तो इसका मतलब ये है कि जो बेकरी है वो करीम की भी है और सलीम की भी है, दोनों की है। और एपस्ट्रोफी एस हम लास्ट वाले नाउन के साथ लगाएंगे। जो बेकरी है वो दोनों की मलकियत को शो कर रही है, पॉजेसिवनेस दोनों का है। तो कॉमन पोजीशन में क्या था कि चीज़ एक ही थी और उसके जो मालिक थे वो दो या दो से ज़्यादा थे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है सेपरेट पोजीशन। सेपरेट पोजीशन क्या होती है, जब एक सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा नाउन यूज़ होते हैं और इनकी जो चीज़ इनसे बिलोंग कर रही होती है वो भी सेपरेट होती है। जिस तरह से अगर मैं कहती हूँ शेक्सपियर्स प्ले, यानी वो प्ले जो शेक्सपियर ने लिखे हैं, इसी तरह विलियम गोड्स प्ले और वो प्ले जो कि विलियम गोड्स ने लिखे हैं। अब क्या, और उनका जो वर्क है वो भी सेपरेट है। और इसी सूरत में हम किस तरह से इसकी पॉजेसिवनेस को शो करेंगे, जिस तरह से है शेक्सपियर्स एंड विलियम गोड्स प्ले। और ऐसी सूरत में हमें एपस्ट्रोफी एस दोनों नाउन के साथ लगाना पड़ेगा, जिस तरह से है शेक्सपियर्स एंड विलियम गोड्स प्लेस। यहाँ पे जो उनसे दोनों राइटर्स की जो प्ले हैं वो सेपरेट सेपरेट हम बात कर रहे हैं। और दूसरा सेंटेंस बोला जाए, अली एंड सारास चिल्ड्रन। अब ऐसी सूरत में जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका ये मतलब है दोनों के सेम बच्चे नहीं हैं, बल्कि सारा के अपने बच्चे हैं और अली के अपने बच्चे हैं। और ये हस्बैंड वाइफ नहीं है, बल्कि सेपरेट सेपरेट हो सकता है, ये बहन भाई हो सकता है कि कुछ भी ना लगे आपस में, लेकिन जो इनके बच्चे हैं वो सेपरेट से हैं। जबकि दूसरे सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं अली एंड सारास चिल्ड्रन, इसका ये मतलब है कि अली और सारा दोनों के बच्चे हैं, यानी दोनों ये हस्बैंड वाइफ हैं और ये जो बच्चे हैं वो दोनों के हैं। तो आई होप सो कि आपको इसमें फ़र्क समझ आ चुका होगा। और अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ पॉजेसिव केस के पॉजेसिव केस को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इवन के हम ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए हम एपस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में ये सेंटेंस रॉन्ग होगा और हमें उसकी पोजीशन को दिखाने के लिए ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर इसी तरह बोला जाए सेंटेंस हाउस रूफ, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा क्योंकि हाउस जो है नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग के साथ हम एपस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें इसकी पोजीशन को दिखाने के लिए सेंटेंस बोलना पड़ेगा द रूफ ऑफ द हाउस। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे नाउन के बारे में जो कि देखने में हमें तो नॉन लिविंग थिंग लगते हैं, लेकिन उनके साथ एपस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। और इसमें कुछ चीज़ें पर्सोनिफाइड होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम, स्पेस, वेट, लेंथ, तो कुछ ऐसे कॉमन फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ हम एपस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, चाहे ये नॉन लिविंग थिंग है। आई रिपीट वन अगेन, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके साथ हम एपस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं इवन दो कि वो नॉन लिविंग थिंग होती हैं। तो इनमें इंक्लूड होता है वो चीज़ें जो पर्सोनिफाइड होती हैं या टाइम, स्पेस, वेट, लेंथ और मेजरमेंट को शो करती हैं। और इसके अलावा सम कॉमन फ्रेजेस होती हैं जिनके साथ ऑलरेडी एपस्ट्रोफी एस लगा होता है। तो जैसा कि मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता भी है, हिज हाउस इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन। अब इस सेंटेंस को देखते हुए हम गलती कर सकते हैं कि स्टोन जो सा है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, और जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी था और कई बुक्स में भी हमने देखा होगा क्योंकि स्टोन जो सा नॉन लिविंग थिंग है तो हम इसके साथ एपस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। लेकिन हर चीज़ में लैंग्वेज एक रूल फॉलो नहीं करती, कुछ चीज़ों में वेरिएशन आती है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेरिएट कर जाती हैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो स्टोन का मतलब यहाँ पे पत्थर नहीं है और थ्रो का मतलब यहाँ पे फेंकना नहीं है, बल्कि ये एक इडियम है जिसके साथ ये ऐसा आया है और जिसका मतलब ये है कि मेरा घर तुम्हारे घर से थोड़ी दूरी पे है, यानी इतना डिस्टेंस। जब हम पत्थर फेंकते हैं तो वो जितना डिस्टेंस कवर कर सकता है उतना फासला, तो जब पत्थर फेंका जाता है तो वो बहुत कम फासला तय करता है। तो इस इडियम का मतलब ये है कि मेरा घर तुम्हारे घर से बहुत थोड़ी दूरी के फासले पे है। तो
सो हिज हाउस इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और एट अ स्टोन थ्रो क्योंकि डिस्टेंस दिखाता है, तो वो तमाम चीज़ें जो कि डिस्टेंस, स्पेस, वेट, लेंथ, मेजरमेंट को बताते हैं या पर्सोनिफाइड होते हैं, उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो वो चीज़ें जिन्हें हम पर्सोनिफाइड करते हैं, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी ऐसी चीज़ें जो कि होती तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम उनको इस तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह से वो लिविंग थिंग है। आप जिस तरह से आपने ये सेंटेंस सुना होगा कि फूल बहार में मुस्कुराते हैं। अब यहाँ पे फूल जौन से है, कोई लिविंग थिंग तो है नहीं जो मुस्कुराएं, लेकिन यहाँ पे हमने उनको ऐसे प्रिटेंड किया है जिस तरह से वो लिविंग थिंग है, तो मीन्स कि हमने उन्हें पर्सोनिफाइड किया है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम पर्सोनिफाइड करते हैं, तो उन्हें हम एज अ लिविंग बीइंग बिहेव करते हैं, तो उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के उनकी पोजीशन को शो कर सकते हैं। जिस तरह से है इंडियंस हीरोज़, नेचर्स लॉ, फॉर्चून्स फेवर, एट ड्यूटी कॉल्स, एट डेथ्स डोर। अब यहाँ पे हम देखें तो इंडिया, नेचर, फॉर्चून, ड्यूटी, डेथ, ये सारी जितनी भी हैं ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे इन्हें पर्सोनिफाइड किया है, यानी उन्हें एज अ लिविंग थिंग बिहेव करवाया है, तो हम इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के इनकी पोजीशन को दिखा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि टाइम, स्पेस, वेट, लेंथ और मेजरमेंट को डिनोट करते हैं, उनको शो करते हैं, तो हम उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के उनकी पोजीशन को दिखा सकते हैं। जिस तरह से है अ डेज मार्च, अ वीक्स हॉलीडे, इन अ ईयर्स टाइम। अब यहाँ पे ये जो तीनों वर्ड्स हैं वो टाइम को शो कर रहे हैं, तो इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। और इसी तरह अ स्टोन्स थ्रो, अब ये दोनों वर्ड्स हैं वो स्पेस को शो करते हैं, लेंथ को शो करते हैं, तो इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। और इसी तरह अ पाउंड्स वेट, और यहाँ पे पाउंड्स जो सा है वो वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। तो वो चीज़ें जिन्हें हम पर्सोनिफाइड करते हैं उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। और इसके अलावा वो चीज़ें जो कि टाइम, स्पेस, वेट, लेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है सम कॉमन फ्रेजेस जो कि ऑलरेडी हमें एपोस्ट्रोफी एस के साथ मिलती हैं, तो इनके साथ हम छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, ना ही इन पे इतनी सोच विचार की जा सकती है। ज़्यादातर रीडिंग करने से हमें इनके बारे में पता चल जाता है कि ये इडियम्स हैं या फ्रेजेस हैं जो कि हम सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं, और इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। जिस तरह से एट हिज फिंगर्स एंड्स, फॉर मर्सी सेक, एट हिज हार्ट्स कंटेंट, एट्सेट्रा। तो नेक्स्ट वन है इन द नेम्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है कि वो चीज़ें जो कि आसमान पे पाई जाती हैं, जिसे हम हेवनली बॉडी भी कहते हैं। तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस में पाए जाते हैं हम उन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, और उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन्स रेस, तो सन क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हमें स्पेस में मिलता है, तो ये हेवनली बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी है, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। द मून्स प्रेजेंस, अब मून क्या है, मून भी सेलेस्टियल बॉडी है, तो इसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कंसेक्यूटिव पोजीशन की। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बैक टू बैक, यानी एक के बाद दूसरा होना। तो इसमें सवाल होता है कि क्या हम बैक टू बैक एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। और तो इसी को बोलते हैं कंसेक्यूटिव पोजीशन या कंटिन्यू पोजीशन। तो जिस तरह से एग्जांपल है माय फ्रेंड्स ब्रदर्स मैरिज, दोस्त वो किसका है, मेरा, और भाई किसका है, दोस्त का, तो और मैरिज किसकी है, उसके भाई की। और यही वजह है कि यहाँ पे बैक टू बैक 2 दफ़ा हमने पोजीशन लगाया। तो अब सवाल आता है कि क्या ये सेंटेंस ठीक है, क्या हम बैक टू बैक पोजीशन लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इस एक्सप्रेशन को, इस सेंटेंस को किस तरह से लिखा जाए, इसका क्या सही तरीका होगा? तो इसका सही तरीका होगा कि लास्ट वाला जो नाउन होगा, यानी ये जो मैरिज वर्ड है, उसे हम फर्स्ट पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने मैरिज फर्स्ट पे रखा। जो मैरिज है वो हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ इसकी पोजीशन को दिखाने के लिए ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। मैरिज ऑफ माय फ्रेंड्स ब्रदर, यहाँ पे जो फ्रेंड है वो हमारा लिविंग है, तो हम इसको एपोस्ट्रोफी एस के साथ इसकी पोजीशन को दिखाएंगे। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा द मैरिज ऑफ माय फ्रेंड्स ब्रदर। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर हम एक ही एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं, और वो भी हम लास्ट वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे।
तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा अगर आप लिटरेचर लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं और लिटरेचर लिंग्विस्टिक से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।